नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हम लोग देख रहे हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपने पढ़ा कि 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसके तहत जो है चौथा पॉइंट क्या कहता है, इसमें यह कहा गया कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था। संघीय न्यायालय का मतलब है अंग्रेजों के द्वारा, जो आपने पढ़ा कि साइमन कमीशन ने अपना एक रिपोर्ट बनाकर तैयार किया था, जो कि 1935 ईस्वी में तैयार किया था भारत पर शासन करने के लिए। उसने 321 अनुच्छेद बनाए थे और आपने यह भी देखा कि 321 अनुच्छेद और 10 धाराएं थी। तो उसके तहत वो लोग भारत पर शासन करना चाह रहे थे कि किस तरह से हम लोग शासन कर सकते हैं। तो उसी साइमन कमीशन रिपोर्ट ने जो 1935 का भारत शासन अधिनियम जो तैयार किया, तो उसमें चौथा पॉइंट है जिसका कहना है संघीय न्यायालय की व्यवस्था, यानी कि पूरे भारत में एक न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। तो वो न्यायालय के बारे में कहा गया कि स्टेट लेवल में भी न्यायालय होगा, मतलब राज्य में भी एक न्यायालय होगा, और दूसरा जो है यह न्यायालय के द्वारा क्या काम किया जाएगा, तो यह जो है देशी रियासत जो जहां पर राजा महाराजा हैं वहां भी न्यायालय रहेगा। अब इसमें यह कहा गया कि इस न्यायालय में जो होंगे एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, एक मेन न्यायाधीश होंगे, और दो जो है इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको मदद करने के लिए, मुख्य न्यायाधीश को मदद करने के लिए दो अन्य न्यायाधीश भी होंगे। और यह भी कहा गया कि अगर वैसा कोई बात जो यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाती है, तो उसके लिए अंतिम निर्णय जो है लंदन में जो बैठा हुआ न्यायालय जो जज है, प्रिवी काउंसिल, उनका अंतिम निर्णय होगा। आते हैं पांचवा पॉइंट है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटिश संसद यानी कि ब्रिटेन जो देश है वहां की जो संसद है उसको सबसे ऊपर माना गया है। तो इसमें यह बात लिखा गया कि अगर कोई तरह का कानून अंग्रेज ने बनाया भारत पर शासन करने के लिए, तो उस कानून में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन की जो संसद है वही चेंज कर सकती है, वही उसमें परिवर्तन कर सकती है, दूसरा कोई नहीं परिवर्तन कर सकता है, इंटरफेयर नहीं कर सकता है। कहा गया कि इसमें प्रांतीय विधायिका जो विधानमंडल है, स्टेट लेवल पर जो विधानमंडल है, इसके अलावा जो संघीय व्यवस्था, पूरे संघ मतलब पूरे देश को शांति बनाने के लिए जो व्यवस्था किया गया है वो परिवर्तन नहीं कर सकता है। यानी कि इन लोगों ने जो भी नियम बनाया भारत पर शासन करने के लिए, उसमें विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका उसमें चेंजिंग नहीं कर सकती है। उस कानून में सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग कर सकती है, तो वो कौन है, तो ब्रिटेन की संसद। ठीक है। और छठा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत परिषद का अंत। इसमें यह कहा गया है कि इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम का मतलब है 1935 का भारत शासन अधिनियम, यानी कि 1935 ईस्वी में भारत पर शासन करने के लिए जो कानून बनाया गया था, उस कानून में एक भारत परिषद भी विभाग बनाया गया था, भारत परिषद। इस भारत परिषद को इसने समाप्त कर दिया, अंत कर दिया। उसका सातवां जो है जिसे कहा गया सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। देख लीजिए कितना दिमाग उन लोगों ने खेला कि अगर भारत पर शासन करना है, उसको अपने काबू में रखना है, तो अंग्रेज लोगों ने सोचा कि क्यों ना भारत में धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर बांटना ही होगा। तो इसीलिए इन लोगों ने एक नया दिमाग लगाया जिसे कहा गया सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। निर्वाचन पद्धति का मतलब है, इसमें कहा गया कि पूरे देश, संघीय और स्टेट लेवल में एक व्यवस्था बनाया गया, यानी कि पूरे देश लेवल और राज्य लेवल में इन लोगों ने एक व्यवस्था बनाया कि यह व्यवस्था में इन्होंने विभिन्न संप्रदायों का प्रतिनिधित्व, याद रखेंगे विभिन्न संप्रदाय का मतलब है हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इसके अलावा फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, इसी तरह से हिंदू में भी फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो इस तरह से इन लोगों ने बांटने की कोशिश की। हर संप्रदाय के लोगों को इलेक्शन में, यानी कि निर्वाचन पद्धति इलेक्शन जहां कराई जाएगी, उन सभी को इलेक्शन में
मौका दिया जाएगा खरा प्रतिनिधित्व करने की। तो यही बात इसमें रखी गई, जारी रखा गया। और इसमें खासकर ध्यान किस पर दिया गया, तो इसमें यह दलित जाति में जो है महिला, मजदूर, इन सब पर खास ध्यान दिया गया। यानी कि उन लोगों को इलेक्शन में खड़ा होने के लिए उन लोगों को आरक्षण की सुविधा दी गई। तो यह जो है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का इसमें विस्तार किया गया 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत। उसके बाद 8वां पॉइंट है प्रस्तावना का अभाव। प्रस्तावना मतलब जैसे आप पढ़ेंगे आगे कि यह प्रस्तावना में यह बात नहीं रखा गया कि यह संविधान ये जो बनाई गई है नियम कानून, उसमें क्या मेन मकसद है। जैसे आप पढ़ेंगे आगे कि नेहरू जी के द्वारा बनाया गया प्रस्तावना, जैसे हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व इत्यादि जो बात लिखी गई है, उसमें यह बात का अभाव था। इसमें यह क्लियरेंस नहीं था कि आखिर यह इनका उद्देश्य क्या है। उसके बाद 9वां पॉइंट है, 9वां पॉइंट को आप देखेंगे कि इस अधिनियम यानी कि 1935 का शासन अधिनियम जो है, इसके तहत इन लोगों ने बर्मा, जो बर्मा आज के डेट में भारत का पड़ोसी देश है, तो वो बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। उसका दूसरा बात अदन, ये जो आप अदन देख रहे हैं, अदन में कहा गया कि इस पर इंग्लैंड का वर्चस्व रहेगा। यानी कि अदन को इंग्लैंड ने अपने औपनिवेशिक कार्यालय, औपनिवेशिक कार्यालय का मतलब है कि उन्होंने वहां पर अपना व्यापार करने के लिए उसको अपने अंडर में अधीन कर लिया, उसको अपने अंडर में ही रखा। और तीसरा काम इन्होंने किया, जो बरार जो है हमारे देश में मध्य प्रांत, मध्य प्रांत का मतलब है मध्य प्रदेश और उसके अगल बगल के जो स्टेट है उन सबको मध्य प्रांत कहा जाता था। तो मध्य प्रांत में इस बरार को शामिल कर लिया गया। तो इस तरह से 9वां पॉइंट आपने देखा। अब 10वां पॉइंट, आरबीआई की स्थापना। इन लोगों ने यानी कि साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट तैयार की 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसमें इन लोगों ने एक बात और अच्छा काम किया कि इन लोगों ने मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसा, पैसा पर मतलब कंट्रोल कैसा हो और पैसा गिरे नहीं, उसका वैल्यू अच्छा रहे, उसके लिए इन लोगों ने आरबीआई की स्थापना की। तो एग्जाम ये पूछता है कि आरबीआई की स्थापना जो की गई किस अधिनियम के तहत, तो 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत। और आरबीआई की स्थापना इसलिए की गई कि भारत देश को चलाने के लिए मुद्रा चाहिए और उसको कंट्रोल करने के लिए भी कोई विभाग चाहिए, इसीलिए उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया। 11वां पॉइंट जो है वो थोड़ा गौर से देखेंगे। इसमें यह भी कहा गया कि इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया। मताधिकार का मतलब है कि पहले कुछ आदमी, कुछ इंडियन लोगों को जो पढ़े लिखे होते थे और बड़े पैसे वाले होते थे, उन्हीं लोग को सिर्फ वोट देने का अधिकार था। लेकिन अब कहा गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसमें कहा गया कि नहीं, जनसंख्या जो है तो जनसंख्या का 10% आदमी अब वोट कर सकेंगे। तो जनसंख्या का 10% जितना भी जनसंख्या होगी उसका 10% आदमी जो है वो वोट करने का अधिकार दिया गया 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत। तो इस तरह से आपने यह देखा भारत शासन अधिनियम जो बनाई गई, साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट तैयार की, तो उस रिपोर्ट में क्या क्या खासियत थी उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब अगला पॉइंट 1947 ईस्वी का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। यह ध्यान रखें 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यानी कि जब यह अंग्रेज को अनुभव हो गया कि अब भारत गुलाम ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकता है, तो इसीलिए उन लोगों ने अब हम लोग को यह सोचा कि चलिए अब आज़ाद कर दिया जाए। तो वहीं पर अब उन्होंने आज़ादी तो दी, लेकिन आज़ादी में उन लोगों ने क्या क्या किया इस पर थोड़ा हम लोग गौर करेंगे। तो आप देखेंगे कि 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले कहा जाता है कि 4 जुलाई 1947, ध्यान रखेंगे ये डेट आपको याद रखना होगा कि 4 जुलाई 1947 जो है उसमें ब्रिटिश संसद में, यानी कि ब्रिटेन की जो संसद है वहां पर 4 जुलाई 1947 को एक प्रस्ताव रखा गया। यहाँ जो ब्रिटेन की जो कंपनी थी उन लोगों ने एक प्रस्ताव रखा। उनको जब पता चल गया कि भारत आज़ाद होगा ही किसी भी हालत में, अब इस पर शासन करना बहुत मुश्किल है, तो उन लोगों ने एक प्रस्ताव पेश किया ब्रिटेन की संसद में।
ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई 1947 को, और वो जो प्रस्ताव था वो था भारत की स्वतंत्रता के लिए। तो वो जब वहाँ पर गया तो वहाँ पर अब इसकी डिस्कशन हुई, वहाँ के ब्रिटेन के जो संसद लोग थे इस पर डिस्कशन किए, वाद विवाद किए कि क्या भारत को आज़ाद किया जाए, अगर किया जाए तो किस तरह से किया जाए। तो इसीलिए 4 जुलाई को पेश की गई और 18 जुलाई, ध्यान रखेंगे, 18 जुलाई को उसको स्वीकृति दी गई। यानी कि आप देख सकते हैं 14 दिन तक, 4 जुलाई को पेश किया गया और 18 जुलाई यानी कि 14 दिन तक इस पर डिस्कशन हुई। वहां की संसद लोगों ने, ब्रिटेन की संसद ने डिस्कशन किया। अब डिस्कशन जब किया तो उन लोगों ने उसमें कुछ नियम कानून लाए, धारा लाए, जो कि उसमें 20 धारा लाए, 20 तरह के उन लोगों ने उसमें मतलब धारा को प्रस्तुत किया। अब क्या है इसके बारे में हम लोग अब देखते हैं, इस धारा में क्या क्या मेन है। तो इन लोगों ने इसके तहत क्या किया कि इन लोगों ने सबसे पहला डिसीजन दिया कि 2 अधिराज्यों की स्थापना, यानी कि इन लोगों ने इंडिया को तो आजाद किया ही किया, लेकिन इसके साथ उन लोगों ने बीच में दरार भी डाल दिया। सबसे पहला उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान 2 देश बनेंगे, 2 अधिराज्य बनेंगे। तो यह एक तरह का चाल चल दिया। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। यह अंग्रेज का कहनाम है। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश का निर्माण किया जाएगा, जो दोनों देश को ब्रिटेन जो है उसको अपनी सत्ता सौंप देगी। और कहा यह भी गया कि सत्ता का उत्तरदायित्व जो है, यह जो देश को चलाने की जिम्मेवारी है, यह दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा, याद रखेंगे, संविधान सभा को सौंपी गई। ध्यान रखेंगे, यानी कि अंग्रेज ने कहा कि हम आप लोग को आज़ाद करते हैं, भारत और पाकिस्तान 2 देश होंगे, लेकिन उन दोनों देश जो होगा वो संविधान सभा के अनुसार उस पर शासन की जाएगी। यानी कि उनका अपना एक कानून होगा, उसके अनुसार ही यह दोनों देश का शासन चलेगा। इन लोगों ने दूसरी बात कहा कि दोनों देश जो है, भारत और पाकिस्तान, वहां दोनों देश जो है एक एक गवर्नर जनरल होंगे। ध्यान रखेंगे, दोनों देश में जो है एक एक क्या होंगे, गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति जो है मंत्रिमंडल लोग करेंगे। मंत्रिमंडल मतलब जो जनता के द्वारा चुनकर जो आए हैं, जिनकी जिम्मेदारी है देश को चलाने के लिए संविधान का निर्माण करना, तो वही लोग अपने देश में जब तक संविधान नहीं बन जाता है तब तक एक एक गवर्नर जनरल वो अपना चुनेंगे, जिनकी नियुक्ति कौन करेंगे, तो मंत्रिमंडल के सदस्य करेंगे। यह बात अंग्रेजों के द्वारा कही गई, यानी कि मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, संविधान का निर्माण। इन लोगों ने कहा, अंग्रेजों लोगों ने कहा कि जब तक संविधान का निर्माण आप लोग नहीं कर लेते हैं, तो तब तक संविधान सभा का निर्माण आप लोग नहीं कर लेते हैं, तो उस समय तक विधानमंडल जो है वो देश का कार्यभार संभालेगी। विधानमंडल, ध्यान रखेंगे, विधानमंडल जो है देश का कार्यभार संभालेगी। चौथा पॉइंट इन लोगों ने कहा कि भारत में जो एक पद है, भारत मंत्री पद, याद रखेंगे, जो भारत में एक पद है मंत्री पद, जो कि अंग्रेज के द्वारा लाया गया था, उस पद को इन लोगों ने समाप्त कर दिया। उसके बाद पांचवा पॉइंट में आप देखेंगे कि नया संविधान। अंग्रेज लोगों ने कहा कि जब तक के पाकिस्तान और हिंदुस्तान अपना अपना संविधान नहीं बना लेती है, तब तक जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो कि साइमन कमीशन की एक रिपोर्ट थी, अंग्रेज लोगों ने जो बनाया था, जिसमें 321 अनुच्छेद थे और 10 धाराएं थी, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही यह 2 देश पर यह नियम चलेगा, तब तक जब तक ये दोनों देश अपना एक नया संविधान नहीं बना लेती है। उसका छठा पॉइंट आप देखेंगे, देसी रियासत। इसमें ब्रिटेन ने कहा कि जो भी देसी रियासत है, मतलब जो अंग्रेज के अंडर में नहीं थे, आपने पढ़ा पिछले क्लास में कि 1935 का भारत शासन अधिनियम में अंग्रेजों के समय में 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 6 चीफ कमिश्नर थे। इसके अलावा जो थे वो देसी रियासत थे। देसी रियासत वो होता है
जहां पर राजा महाराजा होते थे, लेकिन राजा महाराजा बिना अपने मन से वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, उसके लिए अंग्रेज का परमिशन था ही। तो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट जो थे वो अंग्रेज के अंडर में ही ये लोग थे। तो अंग्रेज लोग ने क्या किया, जाते जाते देश को, भारत को आज़ाद कराते समय इन लोगों ने देसी रियासत पर एक चाल चल दिया। इन लोगों ने यह कहा कि जो देसी रियासत पर कंट्रोल था ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन जो है उस कंट्रोल को खत्म करता है, अपना सर्वोपरिता का अंत करता है। और उनको जब छूट दी जाती है, यह देसी रियासत को छूट दिया गया कि जो दो देश बन रहे हैं, भारत और पाकिस्तान, आप अपनी इच्छा के अनुसार जिस देश में आप रहना चाहते हैं, या तो भारत में नहीं तो पाकिस्तान में, उसके लिए आपको छूट है। आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देश में आप सम्मिलित हो सकते हैं। तो यह इन्होंने किया छठा पॉइंट में। तो इस तरह से आपने यह देखा। अब सातवां पॉइंट में आपने देखा कि भारत के आज़ादी तो उन लोगों ने दे दिया, लेकिन जाते जाते वो पाकिस्तान जो एक नया देश बना कर गया, तो वो पाकिस्तान कौन कौन सा होंगे, उसमें कौन कौन सा जगह शामिल होगा, तो उसके लिए अंग्रेज ने एक जो अधिनियम बनाया, कानून बनाया। तो उस अधिनियम के तहत भारत डोमिनियन को, तो भारत में जो कुछ ऐसे जगह थे जो शामिल नहीं थे, वो पाकिस्तान में शामिल हुए। तो जैसे में आप देख सकते हैं, सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिम सीमा प्रांत, उसके अलावा असम के सिलहट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिम सीमा प्रांत और असम के सिलहट, इन सभी को जो है, इन सभी को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। जो कि पाकिस्तान को दो जगह जमीन दिया गया, एक पूरब साइड में जो कि आज आप बांग्लादेश को देख रहे हैं, और एक पश्चिम साइड में जो कि आज आप पाकिस्तान को देख रहे हैं। तो वो दो जगह इनको जमीन दी गई और कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दो देश का निर्माण किया गया। तो इस तरह से वो जाते जाते भारत को आज़ाद तो करते चले गए, और हम लोग को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। तो इस तरह से हम लोग ब्रिटेन के चुंगल से आज़ाद हो गए। इसीलिए आज आपने यह देखा कि हम लोग को किस तरह से आज़ादी मिली। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।